हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल ए शिक्षा निकेतन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 17 तारीख से आप लोगों का बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, आइए हम ये जो बहुपद चैप्टर है हमारा, पॉलिनोमियल है, इसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है और ऑब्जेक्टिव है, इसको एक बार अच्छे से हम कवर करते हैं। ठीक है। और बच्चों, इसको देखने के बाद कम से कम आपके 5 ऑब्जेक्टिव जो होंगे ना, वो अच्छे से हो जाएंगे। और सब्जेक्टिव जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले, वो आराम से आप कर पाओगे, क्योंकि ये सारा फार्मूला आपको मालूम होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ए शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम चलेगा उसमें जितने भी आंसर सीट होंगे, डेली आप एग्ज़ाम दे के आओगे और एग्ज़ाम दे के आओगे और अपना आंसर मिला लेना कि कितना आपने सही बनाया ऑब्जेक्टिव का, ये भी आप कर सकोगे। और जो भी सजेशंस दिए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे कि ये सब क्वेश्चन जो है, कौन कौन सा क्वेश्चन होता है बच्चों, जो गेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैंने वीडियो डालूंगा आपको पता चलती रहे, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपनी तैयारी करते रहो और अपने आंसर की जांच करते रहो। ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है बच्चों बहुपद। आखिर बहुपद होता क्या है? परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिभाषा में ही हमारा ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। देखो, बहुपद होता है ना, वो कोई बीजीय व्यंजक हो किसी चर x में, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का प्रत्येक घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे चर x में हम बहुपद कहते हैं। बच्चों, x, y, z और संख्या को मिलाकर जो एक पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो कि घात क्या होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? 0 से स्टार्ट होती है और वो इन्फिनिटी तक क्या होती है? जाती है। तो पूर्ण संख्या को हम W से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? ठीक है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है। तो यही सारे नंबर्स जो हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या बढ़ते बढ़ते इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो ये पूरे आपको क्या बन गए? होल नंबर बन गए, पूर्ण संख्या बन गए। तो पूर्ण संख्या ही क्या होना चाहिए? घात होना चाहिए। ठीक है। आओ, इसका व्यापक रूप क्या होता है? देखो, ये जो है ये अचर पद कहलाता है। अचर पद क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके इंटू में देखो बाबू, ये A0 एक नंबर है, इसके इंटू में आप 1 लिख सकते हो, और A0 है, और x टू द पावर आप 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि जानते हो बच्चों कि x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और x नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी पावर संख्या पे पावर 0 रख देने से उसका मान क्या हो जाता है? 1 आ जाता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, तो x टू द पावर क्या है? 0 इसमें छिपा हुआ है। यहाँ A1 है तो x पर पावर 1 है, A2 है तो x पर पावर 2 है, A3 है तो x पर पावर 3 है, सोन बढ़ते बढ़ते AN है तो x टू द पावर क्या है? n है। और ये देखो, ये यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या आपने बताया? 0 है ना, यहाँ से यहाँ से ले लो, 0 ले लो, तो यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बढ़ते बढ़ते देखो क्या यही नंबर आ रहा है? यही। ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुपद की परिभाषा समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ध्यान रख देना है कि चरपद जो हमारा होगा x, y, z ABCD वाला जो होता है वो चरपद होता है, तो उसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस बात खत्म है। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि ये जो होता है ना बाबू, यहाँ x 0 है, x के 0 के इंटू में क्या है? A0 है। ये x0 का गुणांक हो गया A0 ना, x पर पावर 1 यानी x का गुणांक क्या हो गया? A1। x स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या हो गया? A2। x क्यू का गुणांक क्या हो गया? A3। यही यहाँ पे गुणांक A0, A1, A2, A3, ये सारे के सारे क्या है? बहुपद के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट हैं। ठीक है। अब आ जाओ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक्स क्यू का गुणांक क्या है? एक्स क्यू का गुणांक 5 है। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? 3 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। एक्स का गुणांक चिन्ह के साथ लिखते हैं, एक्स का गुणांक -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने -2 लिखा है। 6, यानी कि इसके गुणा में आप एक्स पर पावर 0 भी लिख सकते हो, तो एक्स टू द पावर 0 का गुणांक क्या है? 6 है। या इस यहाँ पे जो रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संख्या है,
संख्या को हम अचर पद भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यहाँ पे छिपा हुआ, एक्स स्क्वायर के इनटू में तो क्या है 1 है, यहाँ एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन चिन्ह के साथ लिखेंगे तो -1 हो गया, और अचर पद बाबू क्या है 2 है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गुणांक क्या होता है और अचर पद। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब बहुपद का घात। ठीक है, ये भी देख लो, किसी बहुपद में चर पद जो हमारा x होगा, y z कुछ भी ले सकते हो, जनरली x हम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखे हैं चर पद x का सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा घात जो होगा यानी उच्चतम घात होगा, उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। अब समझो उच्चतम घात का मतलब क्या है। यहाँ मैंने लिखा x पर पावर कुछ नहीं है, ये x है और यहाँ 5 है, तो बताओ x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब x पर पावर क्या है 1 है। और इसको देखो x पर पावर 1 लिख दो, अब 5 × 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया x पर पावर 1 और 5। अच्छा बताओ, यहाँ 1 है तो पावर घटती है, यहाँ कहीं ना कहीं 0 वाला होना चाहिए। बताओ 1 के बदला में क्या x पर पावर 0 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप 1 के बदला में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x⁻0 लिख सकते हो। हमने ये लिख लिया। तो अब बताओ यहाँ 0 घात क्या है, घात 1 है और 0 है, 0 और 1 घात में कौन बड़ा है? बड़ा 1 है, 1 है ना। तो इस तरह से यहाँ पे x का सबसे बड़ा घात क्या है? 1 है, अतः बहुपद का घात क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो बड़ा घात देखना है, तो बड़ा घात ठीक है 1 है हमारा, तो बहुपद का घात भी क्या हो गया? 1 हो गया। इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो गौर से। यहाँ x पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है बाबू, यहाँ पे क्या होता है कुछ नहीं तो क्या x⁻0 है। तो यहाँ 0 पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो 0 1 2 3 में सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो इस तरह से इसका b नंबर का घात क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसमें आ जाओ, यहाँ x² है और यहाँ x पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 0 है। तो यहाँ पे आपको पावर एक 0 है और एक 2 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 0 और 2 में 2 है। इस तरह से बहुपद का घात क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आप घात समझ गए होंगे। अब देखो, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यंजक जो है वो बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद के लिए हमने क्या बताया, ध्यान में क्या रखना है कि घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, जिसको और ऋणात्मक पूर्णांक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात हमारा क्या होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ देखो, यहाँ घात 2 है, लेकिन रूट का मतलब होता है x पर पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? अगर रूट के अंदर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x पर पावर 1/2 है। अब बताओ 1/2 तो एक भिन्न है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो यहाँ पास है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो x पर पावर क्या है? 0 है, और यहाँ क्या है 1/2। तो कहीं एक बार एक जगह फेल हो गया तो फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का जो पावर है वो 1/2 है। ठीक है, जो 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, अतः ये a नंबर जो है आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये 1 के नीचे है बाबू। ठीक है, 1 के नीचे इसको लिखा हुआ है, तो ये ऋणात्मक घात हो जाएगा, इस टोटल पे पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। आप जानते हो ना कि 1 बाय अगर x पर पावर हम a लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि x पर पावर क्या है? -a है। ठीक है, यह है ना, यहाँ देखो, अगर 1/x⁴ a है तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? x पर पावर -a है। अब ये पूरा चीज़ नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा पावर। ठीक है, तो इस तरह से ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक आता नहीं है, तो इस तरह से ये भी आपका बहुपद नहीं हुआ। यहाँ आ जाओ, 2 तो खैर हमको मल्टीपल से कोई मतलब नहीं, गुणांक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पावर देखना है, पावर यहाँ 3 है, ये चल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या होता है? 0 है, ये भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ 3 के बट्टा में क्या है? x है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/x। नीचे में x है ना, तो 1/x हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो x पर पावर -1 आएगा, और -1 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। लेकिन ये जो है बहुपद है, संख्या जितना भी है, जितना भी संख्या है, चाहे वो कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, वो सारे के सारे संख्या जो है ना बहुपद है। मान लो 1/2 ही ले लिया हमने, ये संख्या, ठीक है, क्या इसके इंटू में 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2 लिख लो, और 1 के बदला में क्या लिख लो? x पर पावर 0। तो आपको पावर देखना है ना, तो इस तरह से ये शून्य घात वाला बहुपद है। तो जितना भी संख्या है वह एक अचर बहुपद या फिर शून्य घात वाला क्या है? बहुपद है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, संख्या दिख गया तो समझ जाओ ये आपका बहुपद है। ठीक है, आगे कहता है बहुपद का मान कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है,
अब देखो कि बहुपद में बोला गया कि मान लीजिए पी एक्स आपका है ना, एक्स में एक बहुपद है, तो ए एक वास्तविक संख्या है। तो जहाँ जहाँ बहुपद में एक्स होगा ना, वहाँ जो संख्या रख दोगे और रखने के बाद जो मान आएगा उसका, तो वही आपका क्या होता है, बहुपद का मान होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आसानी से समझ जाओगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका एक बहुपद है। ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक रखा ना, एक रखा। तो इस तरह से 3 जहाँ जहाँ एक्स है, देख एक्स का स्क्वायर है तो हमने 1 का स्क्वायर लिखा है। 5 इंटू एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। 2 जैसे था वैसे हो गया। तो ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, ये 5 इंटू 1 5, तो क्या हो गया, ये 3 और 2 5, और ये 5 चला गया तो क्या हो गया 0। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो गया, 0 रख रहे हैं। तो इस तरह से तो ये क्या हो गया आपका, ये जो आ रहा है ये क्या है, बहुपद का मान है। खैर बहुपद का मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम आएंगे आपको। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बेसिक आपका मजबूत हो जाए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य कहता है कि ये जो मान आप पढ़े हो ना, ऐसा मान आप यहाँ पे जैसे 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया है ना। 1 रखने के बाद बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो 1 है ना, ये हो गया इस बहुपद का शून्य। ठीक है, 1 रखा, जहाँ जहाँ 1 था, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 1 रखा, और बहुपद का जो मान आया है वो क्या आ गया, शून्य आ गया है। ठीक है, बहुपद का मान शून्य आ जाए तो जिस मान पे शून्य आया है उस मान को हम शून्य कहते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका। यहाँ पे देखो, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखा, और देखो 1 रखने के बाद बहुपद का मान क्या हो गया, 0 आ गया है। इसका मतलब 1 जो है यहाँ पे हमने लिखा भी है, चूंकि p, ठीक है, ऑफ 1, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 1 रखा है, तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड में 0 आ गया। तो 1 जो है वह पी एक्स का क्या है, शून्य है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक कर लो। ठीक है, कहता है कि क्या 2 जो है इस बहुपद का शून्य है। तो जहाँ जहाँ x है बच्चों, हम वहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे। देखो यहाँ x है ना, तो x के जगह पे हमें ब्रैकेट में क्या रखा है, x की जगह पे ब्रैकेट में 2 रखा है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ भी x है, x का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, -1 जैसे है वैसे है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 2 गुने 2, तो ये 2 4 हो गया, और ये -1 हो गया, तो 4 में से 1 गया तो क्या हो गया 3। क्या 3 0 है, नहीं है, 3 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो बहुपद का जो मान आया 2 पे 0 नहीं आया। तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं कि चूंकि p बराबर p और x की जगह पे हमने जब 2 लिया तो राइट हैंड साइड में हमको 0 नहीं मिला। शून्य मिल जाता तो शून्य होता, नहीं मिला तो नहीं हुआ। इस तरह से हम लिख रहे हैं, इसलिए 2 जो है वो पी एक्स का शून्य नहीं है। इस तरह से जांच हो गया। हो सकता है बच्चों, मान लो आपको ना पूछेगा कि x स्क्वायर -1 दे दिया और बोलेगा शून्य है, उसमें जहाँ ना ऑप्शन में दे देगा 2 3 4 5, तो उसमें से आपको इसी तरह से एक चेक करके देख लेना है कि उस मान को वहाँ पे रखने के बाद बहुपद का मान शून्य आता है तो शून्य होगा, नहीं आएगा तो शून्य नहीं होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है बहुपद के प्रकार, प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो बहुपद होता है वो नियतांक बहुपद होता है। नियतांक बहुपद क्या होता है बच्चों, शून्य घात वाला जो बहुपद होता है उसे हम नियतांक बहुपद कहते हैं, और यही होता है संख्या बहुपद या अचर बहुपद। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं वो शून्य घात वाला बहुपद है, चाहे जो भी संख्या हो, रियल अनरियल जो भी है, संख्याएं जो भी है बच्चों वो क्या है, वो एक बहुपद है। ठीक है, कितना वाला बहुपद, कैसा बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद है। कितना बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद, नियतांक बहुपद का। अब मान लो परीक्षा में पूछ दिया कि नियतांक बहुपद का घात क्या होता है, तो आपको क्या लिखना होगा, शून्य। ठीक है, इस तरह से। तो देखो संख्या क्या लिखा है हमने, 2 भी संख्या है, -3/2 भी संख्या है, 2 भी संख्या है। ठीक है, और ये 1 भी क्या है, संख्या है। तो संख्या जो होता है वो शून्य घात वाला बहुपद होता है। अब यहाँ पे देखो शून्य घात वाले बहुपद का जो होता है ना घात परिभाषित, शून्य घात की बहुपद जो होता है, शून्य बहुपद जो होता है उसका घात परिभाषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो देखो, यहाँ 0 है, 0 के इंटू में x⁻1 लिखो या 2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। 0 के इंटू में x लिखा, यहाँ पावर 1 है। यहाँ 0 के इंटू में x² लिख दिया, यहाँ पावर 2 है। यहाँ 0 के इंटू में x पर पावर q लिख दिया ना, तो 0 पे आप 0 के इंटू में कुछ भी रखो तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और शून्य घात वाले बहुपद का ग्राफ क्या होता है, बिंदु होता है। क्या होता है, शून्य घात वाले बहुपद का या ये जो अचर बहुपद होता है उसका ग्राफ क्या होता है, बिंदु होता है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। ये जो आपके स्लाइड दिख रहा है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। बहुत बार परीक्षा में पूछा है, और आई होप, मुझे लगता है कि ठीक है कि कल भी
ये जो आपका 17 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ में, उसमें भी क्वेश्चन आएगा कि रैखिक बहुपद घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्योंकि बच्चों इसका जो ग्राफ खींचोगे ना जिस घात 1 वाले का, जैसे कि ये 4x प्लस, अब ये 4x प्लस क्या है? 3 है, तो इसमें क्या करना है, आप y रख लोगे और x का इसका जब ग्राफ खींचोगे तो ये हमेशा एक सरल रेखा आएगा। क्या आएगा? एक सीधी रेखा आ जाती है इस तरह से, ठीक है, सरल रेखा आ जाती है। इसलिए घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक, यानी सरल रेखा आता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है और कल परसों भी आएगा। आपको क्या पूछेगा? घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, ठीक है। अब ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से। अब देखो हमें व्यापक रूप पे जाना है। क्या जाना है? व्यापक रूप, ठीक है। अब देखो घात यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, तो 0 रखा हुआ है और यहाँ 1 है, तो 0 और 1 में पावर सबसे बड़ा क्या है? 1, और हम ये 1 घात वाला बहुपद ही पढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 घात वाला बहुपद पढ़ रहे हैं, तो हमारा पावर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा घात 1 होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे वो समझो। अब देखो व्यापक रूप जब लिखने जाओगे ना तो पहले 1 लिखोगे, ठीक है। ए लिख लोगे अपने मन से, ए लिख लोगे और शुरू करोगे। ए लिख लिया आपने। अब बताओ कि आपका कौन सा घात पढ़ रहे हो? रैखिक बहुपद, यानी 1 घात वाला। तो ए लिखो और x पर पावर 1 लिखो, ठीक है। फिर प्लस में ए के बाद क्या आता है? b लिखो और x पर पावर 0 लिख दो, ठीक है। एक घात यहाँ से घटा लेना, 1 से घटा लेना, ठीक है। इस तरह से हो गया आपको ए एक्स हो गया। 1 लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं लिखो, x हो गया। और ये जानते हो इसका मान क्या होता है? 1 होता है बच्चों, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? b आ जाएगा। तो ये रैखिक बहुपद का क्या हुआ? व्यापक रूप हो गया, ठीक है, ax प्लस b। अब मान लो तुमको क्वेश्चन पूछ लिया परीक्षा में कि चलो अपना 3 घात वाला रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिख के बताओ। समझ रहे हो? 3 घात वाला। तो आपको स्टार्ट करना a से, ठीक है, स्टार्ट करना है a से, ठीक है। और a लिखा तो x पर पावर 3 घात पूछ रहा है ना, तो पहले सबसे बड़ा घात 3 लिख दो। फिर a के बाद क्या आएगी? b की बारी आएगी, b लिख लो और x पर पावर क्या लिख दो? यहाँ से एक पावर घटा लो, 2 लिख दो, ठीक है। c लिख लो, a b c, x पर पावर यहाँ 2 है ना, तो घटा के 1 लिख लो, ठीक है। फिर c के बाद क्या आता है? d है, तो यहाँ x पर पावर क्या लिख दो? यहाँ 1 है तो यहाँ पावर क्या लिख लो? 0। अब देखो ये हो गया आपका ax क्यू हो गया, ठीक। ये हो गया आपका bx², ये हो गया c इंटू में क्या? x पर पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बताओ x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, और d को 1 से गुना करोगे तो d ही रहेगा ना। तो इस तरह से बाबू क्या हो गया? ये हो गया 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप। 3 घात वाले बहुपद का ये क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया, ठीक है। अब आपको ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये भी लिख दोगे कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा बोलो क्यों? क्योंकि अगर a का मान आपने 0 रख दिया तो ये 0 के इंटू में कुछ भी रहेगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, और पूरा खत्म हो जाएगा तो अब बताओ सबसे बड़ा घात क्या रहेगा? 2, और 2 घात हो जाएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा ना। हमको तो लिखना है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इस तरह से यहाँ पे आपको a डज नॉट इक्वल टू 0 डालना जरूरी है, ठीक है। अब देखो 1 घात वाले बहुपद का ग्राफ शून्यक कितना होता है ना, तो शून्यक होता है बाबू -b/a। अब शून्यक निकालते कैसे? तो हम जिस बहुपद के बराबर में क्या करेंगे? 0 डाल देंगे, और x का जो मान आएगा यहाँ से ना, अब ax प्लस b बराबर 0 है, तो b को उधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, x का मान निकालोगे तो, ठीक। अब मैं कर ही देता हूँ, देखो ax प्लस b इक्वल टू क्या? 0। तो ax बराबर क्या हो जाएगा? -b। तो x का मान निकालोगे तो ये जो a है इंटू में वो बटा में आ जाएगा। इस तरह से आपको x बराबर क्या मिला? -b/a। अब देखो माइनस सूत्र यहाँ पे है, तो माइनस हमने फॉर्मूला क्या हुआ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये b जो है क्या इसमें देखो b अचर पद है, यानी कि संख्या होगा इसको कोई ना कोई, तो ये अचर पद है। और नीचे a है, नीचे क्या है? a है, नीचे क्या है? a है। और ये देखो किसका गुणांक है? x के गुणा में है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? x का गुणांक, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि घात 1 वाले का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा, यानी सीधी रेखा इस तरह से होती है, इस तरह से सरल रेखा होगी, ठीक है। तो इस तरह से सरल रेखा दिख जाए तो समझ जाओ ये 1 घात वाले बहुपद का
ग्राफ है और एक घात वाले बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। आ जाओ दूसरा, ठीक है। तीसरा बहुपद है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद, अरे द्विघात नाम जैसा है वैसा काम है। द्विघात बहुपद है तो सबसे बड़ा घात क्या होगा? 2 होगा। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, सबसे बड़ा घात क्या है? देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x⁻0 रखा हुआ है। हम बताएं संख्या के इंटू में x⁻0 छिपा रहता है। संख्या है तो संख्या के इंटू में क्या होगा? x⁻0 छिपा रहता है, और 0 का मतलब कुछ होता नहीं है। x⁻0 का मतलब ये 7 ही हुआ, तो इसलिए हम बोलते हैं संख्या के इंटू में आप x⁻0 रख सकते हो। ये 0 पावर है, यहाँ 1 पावर है, और यहाँ क्या है? 2 पावर है। 0 1 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो हमारा बहुपद क्या हो गया? द्विघात बहुपद। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं तो ना y है तो y पर पावर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ y पर पावर 0 है और वहाँ y पर पावर क्या है? 2 है। तो 0 और 2 में सबसे बड़ा क्या है? 2 है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। किस तरह से? अब देखो यहाँ 2 घात है, यहाँ u पर पावर कुछ नहीं तो 1 रखा हुआ है, और यहाँ u पर पावर 0 डाल सकते हो। तो 0 1 और 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो द्विघात बहुपद का क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं या फिर स्क्वायर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्यापक रूप। तो मैंने आपको समझाया ना, कितना घात वाला का लिखना है? द्विघात वाला। तो a लिखो और x पर पावर द्विघात है ना तो 2 से स्टार्ट करो। फिर a के बाद क्या आता है? a के बाद b आता है, तो यहाँ पे b लिखो, और यहाँ 2 है ना तो एक पावर घटा के लिखो। 2 है तो पावर 1 घटा दिया हमने, ठीक है। फिर c है, a b c लिखा हमने, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ x पर पावर क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो ये हो गया ax² और b, और x पर पावर कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डालो या ना डालो। इसका मतलब जानते हो ना, 1 होता है, तो c को 1 से गुना कर दो, क्या हो गया? c। तो इस तरह से देखो ax² प्लस bx प्लस c हो गया, जहाँ पे a b और c कोई भी संख्या हो सकता है, बस a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद ही खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ सबसे बड़ा घात क्या बच जाएगा? 1 वाला और 0 वाला। तो सबसे बड़ा घात 1 हो जाएगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, जबकि हमको लिखना कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, इसलिए ये हो गया, ठीक है। ये परीक्षा में ना एक व्यापक रूप भी पूछ लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये भी याद रखोगे कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय। परवलय मतलब यू आकार, ठीक है। ऊपर ऐसे होगा, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इस तरह का ग्राफ तुम्हें दिख जाए तो समझ जाओ ये क्या है? परवलय है। और परवलय जो ग्राफ होता है, पैराबोला जो ग्राफ होता है वो किसका होता है? द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय, ठीक है, यू आकार का, ठीक, यू आकार का परवलय, ठीक है। याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। आगे, द्विघात बहुपद है तो शून्य कितना होगा? 2 होगा। जितना घात शून्य उतना। एक घात वाले का शून्य कितना? 1। दो घात वाले का शून्य कितना? 2। 3 घात वाले का शून्य की संख्या कितना? 3। 4 घात वाले के शून्य की संख्या कितना? 4। 5 घात वाले जो बहुपद है उसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो शून्य जितना घात होता है शून्य भी उतना ही होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखोगे। और सबसे ज़्यादा पद, अच्छा देखो, ये है 2 घात वाला, तो पद जो होता है ना बाबू, चिन्ह से प्लस और माइनस अलग होता है। यहाँ एक पद हुआ प्लस से पहले, फिर ये पद हो गया, ये पद हो गया। तो आप देख रहे हो कि द्विघात बहुपद में कितने पद हो रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम तो 1 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पद हो सकता है? हमेशा 1 ज़्यादा। घात 2 है तो पद 3 होगा। घात, ठीक है, 100 रहेगा तो पद जो होगा ना, अधिकतम पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 101 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये पद की संख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये। द्विघात 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। शून्यक, तो शून्यक जो है, मान लो अल्फा और बीटा हमने मान लिया। 2 लेना है ना कोई, तो हमने मान लिया कि द्विघात बहुपद का एक शून्य क्या है? अल्फा है, और एक क्या है? बीटा। और द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपका अल्फा प्लस में है ना, अल्फा क्या है? प्लस में है, और बहुपद किस में है? x में है। बहुपद किस में है? देखो, x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c है ना। ay² प्लस by प्लस c रहता ना, तो हम यहाँ पर y माइनस अल्फा लिखते हैं। अच्छा, माइनस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अल्फा यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अगर अल्फा माइनस होता ना तो यहाँ x प्लस अल्फा लिखते, ठीक है। और यहाँ चूंकि अल्फा प्लस है तो इसलिए यहाँ पे x माइनस अल्फा लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, बीटा प्लस है तो हम लिख रहे हैं x माइनस बीटा।
इस तरह से गुणनखंड पर मैं यही कहता है कि चिन्ह उल्टा लेना है, ठीक है। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या हो गया, बहुपद का गुणनखंड होगा। ये दोनों शून्य का, अल्फा और बीटा क्या है, शून्य होगा, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये 9th का थ्योरम है गुणनखंड पर में, ठीक है। तो माइनस लेके ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब क्या है, अगर हम मान लो कि हम 6 का, हम ये कहते हैं कि 2 और 3 जो है 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब 6 बराबर 2 गुने 3, यही ना। अगर हम ये कहते हैं कि 2 और 3 जो है वो 6 का गुणनखंड है, तो 6 बराबर क्या होगा, 2 गुने 3 होगा। इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो ये और ये जो है, ये इसका शून्यक ना, ये इसका गुणनखंड है। इसका मतलब कि बहुपद बराबर ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो यही हमने लिखा, बहुपद बराबर, देखो इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को आपस में गुना करोगे तो ये आ जाता है, ये ब्रैकेट में जो भी चीज़ आ रही है ये आ जाती है, गुना करके देख लेना, ठीक है। गुना करोगे तो इस तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये के रख लिया गया, कभी कभी क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है कि जैसे देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 1/7 दे दिया, तो नीचे में जो फ्रैक्शन आ रहा है इसको गायब करने के लिए हम ये के रखते हैं, ठीक है। तो के एक कोई ना स्थिरांक है, इसका मान जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, के को एक्स स्क्वायर से गुना कर लो, के एक्स स्क्वायर होगा, के को इससे गुना करो तो के इंटू में है, के इसको मतलब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, सबके साथ के मल्टीप्लर में आ गया, ठीक है। अब अगर चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब कि यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में जो है और यहाँ जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम दोनों पक्ष में क्या कर रहे हैं, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेफ्ट साइड में एक्स का गुणांक, राइट साइड में भी एक्स का गुणांक। लेफ्ट साइड में ये अचर पद सी है तो राइट साइड में भी अचर पद, हम इस सबकी क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, ए है, और यहाँ एक्स के गुना में क्या है, के है। तो इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, के हो गया। इधर ए है, इधर क्या है, के है, ए बराबर के हो गया। अगर बराबर का चिन्ह बीच में है तो सब बराबर होगा तब ना होगा, ठीक है। यहाँ एक्स के गुना में क्या है, बी है, तो यहाँ एक्स के गुना में एक्स को छोड़ दो, ये टोटल क्या मिल रहा है आपको, माइनस के चिन्ह के साथ, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अचर पद सी है और यहाँ अचर पद क्या है, के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरह से हो गया, हमने जब तुलना किया तब। अब देखो यहाँ से तुम क्या करो, चिन्ह को लेफ्ट साइड से हटा दो ना, ये राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और बी जो इंटू में है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या है, गुना वाला चीज़ कहाँ आता है, भाग में जाता है। तो इस तरह से हो गया, इस तरह बच गया अल्फा प्लस बीटा। इधर भी आपका के जो है ना वो इंटू में है, नीचे ले आओ, तो जो चीज़ें ना राइट साइड में इंटू में होता है, लेफ्ट साइड में आके क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है, इस तरह से बट्टा में आ जाता है, ठीक। अब देखो के बदले हम क्या लिख सकते हैं, के बदले हम ए लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी ही लिखा है, के बदले हम क्या लिखा है, ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, माइनस बी बट्टे ए, और यहाँ भी हमने के का मान क्या रखा, यहाँ से के का मान ए रख लिया, तो यहाँ के है तो के बदले हम ए लिखा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य, अल्फा भी शून्य है, बीटा भी शून्य है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा का ना दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बट्टे ए, ठीक है। इस तरह से ये दोनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर द्विघात बहुपद निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र लगा दोगे, ठीक है, और द्विघात बहुपद क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक। अब जैसे देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लो, हो सकता है परीक्षा में, और नहीं हो सकता क्या, आएगा ही आएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, 9 है और 8 है। तो मान लो, ठीक है, कि द्विघात बहुपद है, उसका दो शून्यक जो है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ, देखो क्या लिखा है, योग, योग मतलब पहला वाला, ठीक है, 9, क्रमशः मतलब पहला का पहला, योग जो होगा 9 होगा और गुणनफल जो होगा वो 8 होगा। तो योग जो है हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख रहे हैं, 9, और अल्फा इंटू बीटा कितना लिख रहे हैं, 8। तो ये हमको दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, इसका मान हमें मालूम है कि 9 है, यहाँ से देख लो 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, 9x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 8 लिखा है। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, ये जो आ गया आपका बहुपद आ गया, जब आपको क्या दिया हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, ठीक है, इस तरह से।
वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। वहाँ पे दिया हुआ था शून्यकों का योग, लेकिन यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं है, शून्य के ही दिया हुआ है, दो शून्य का दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। ये दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है, देख लेना, इस तरह से आपको बोखाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मान लो कि अल्फा और बीटा जैसा उसमें किया था, अल्फा और बीटा जो है ना द्विघात बहुपद का क्या है, दो शून्यक है। तो यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा का मान 1 है, वहाँ जोड़ के दिया हुआ था, गुणा करके दिया हुआ था, यहाँ पे वैसा नहीं है, हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो शून्यक है, शून्यक मतलब अल्फा और बीटा। तो अल्फा पहला वाले को अल्फा बोल दो, दूसरा वाले को क्या बोलो, बीटा बोल दो। तो इस तरह से ये हो गया। द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है ना, द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ये हाईलाइटर जो है ये फार्मूला होता है। हमने लिख दिया द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उसमें जोड़ के दिया हुआ था, यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 1 है तो हमने 1 लिखा, बीटा का मान 2 है तो हमने देखो अल्फा की जगह पे 1 लिखा, बीटा की जगह पे क्या लिखा, 2 लिखा। और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हुआ, 1 + 2 3 हो गया, 3x हो गया, और 1 को 2 से गुना करो 2 हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये सारे फार्मूला जो हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। और ये भी ऐसा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जाओगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, तीर चिन्ह का नीचे वो मारोगे, डिस्क्रिप्शन चले जाओगे, और वहाँ से ये पूरा पीडीएफ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे और एक बार इसको देख के जाओगे, ठीक है। पीछे वाले चैप्टर पे स्लाइड पे जो मैंने फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेने बोला था, या बैक जाके देख लो, वो हमने क्यों बोला था, इसके पीछे क्या लॉजिक। देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया कि यदि ए और बी, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है वो x² - 3x + 5 ना 5 के क्या है, शून्यक हैं, तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद जो दिया हुआ है, बहुपद मतलब px, ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको हमने लिख लिया। बताओ x² के गुना में जो होता है उसको 1 कहते हैं, तो हमने x² के गुना में कुछ नहीं, 1 है तो a = 1 हो गया। x के गुना में -3 है तो यहाँ पर b का मान क्या हो गया, -3 हो गया, और c का मान क्या हो गया, 5 हो गया। तो a b c इस तरह से आप ना डिसाइड कर लोगे, ठीक। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। अभी हमने पिछले स्लाइड पे आपको बताया था। तो कुछ नहीं है, फार्मूला हमने लिखा -b/a, तो माइनस सूत्र से है, और b का मान क्या है, -3 है ना। तो एक फार्मूला से माइनस है, और एक यहाँ पे ऑलरेडी माइनस इसमें है, इस क्वेश्चन में ही माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और बट्टा में a का मान 1 है, तो बट्टा में 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आंसर क्या आ गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान क्या है, 5 है, और a का मान क्या है, 1 है, तो हमने नीचे में क्या लिखा, 1 लिखा। तो 5/1 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमको जिसका मान निकालना है, इसका मान चाहिए ना इसका, तो हम लिख रहे हैं वो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। देखो एलसीएम लोगे तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, तो क्या करोगे, गुना में रह जाएगा, और जब अलग चीज़ें होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। ये वाला अल्फा अल्फा से गुना हुआ तो अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा बीटा से गुना हुआ तो बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अभी पिछले स्लाइड पे क्या बताया गया था कि a + b, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर 2 × a × b। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस वाला भी होना चाहिए, और ये दोनों इंटू वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्लस वाला ही है और इंटू वाला ही है, ठीक है। तो हमें ऐसा ही फार्मूला लेना है जिसमें इस दोनों चीज़ जो हमारे पास है उसका यूज हो सके। तो a² + b² यानी अल्फा² + बीटा² का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा, ठीक है। ठीक, ये हमें फार्मूला लिख लिया, और बट्टा में जैसे था वैसे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है ना, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ क्या रख लिया, 3 रख लिया, 2 जैसे है एज इट इज़, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 5 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिखा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और 5 दूना क्या हो गया, 10, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 5, तो नीचे 5 लिखा। तब 9 में से 10 गया क्या हो गया, -1, और नीचे 5 है तो 5। इस तरह से आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज़ क्या करते हैं हम लोग
प्राप्त करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का भी मान ही प्राप्त करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का भी मान पहले निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी इस तरह का कुछ पूछे, इस तरह से अल्फा बीटा वाला ना जोड़ के या घटा के गुना करके पूछे, तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए ए बी सी का मान जरूरत पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो एक है, तो ए का मान 1 हो गया, एक्स के गुना में 2 है तो बी का मान 2 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो सी का मान 1 हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस सूत्र से, और बी का मान 2 है तो हमने 2 लिखा, और ए का मान 1 है तो नीचे हमने 1 लिखा, तो माइनस 2 बट्टे 1, तो ये माइनस 2 हो गया। और सी अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टे ए, सी का मान क्या है 1 है तो हमने ऊपर 1 लिखा, ए का मान 1 है तो नीचे में 1 लिखा, 1 बट्टे 1 कट के क्या हो गया, 1 ही रह गया। 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो फिर से ये क्या हो गया, इंटू में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से गुना करोगे तो बीटा हो जाएगा, 1 से गुना करोगे तो अल्फा हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, प्लस में 1 प्लस 2 बराबर भी 3 होता है, और 2 प्लस 1 बराबर भी क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक है, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाल के रखे हो, -2, तो हमने ऊपर -2 लिख लिया, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाल के रखे हो, 1, तो अल्फा इंटू बीटा का बदला में क्या लिखा, 1 लिख लिया। ठीक है, इस तरह से -2 बट्टे 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अच्छा अब ग्राफ देखो, ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ग्राफ वाला पूछा जाता है क्या, देखो अभी बताया था ना, सरल रेखा किसका ग्राफ होता है, सरल रेखा रैखिक बहुपद, कौन बहुपद, रैखिक, यानी कि एक घात वाला। ठीक है, घात 1 वाला बहुपद। ठीक है, ये हो गया, ये परवलय है क्योंकि यू आकार का है, परवलय है, तो किसका ग्राफ है, द्विघात बहुपद का। ये भी फिर यू आकार का है, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। ये देखो सरल रेखा है, ये क्या है, एक घात बहुपद। ये देखो सरल रेखा है तो एक घात बहुपद। ठीक है, तो एक घात और दो घात वाले का हमारे पास ग्राफ परिभाषित होता है, लेकिन उसके ऊपर ग्राफ परिभाषित नहीं होता, उसका कोई फिक्स आकृति नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो है ये ग्राफ, यानी ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइनिंग देख रहे हो, ये एक्स अक्ष को काटा ही नहीं, एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, इसका मतलब इसमें एक भी शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या कहोगे, इसमें एक भी शून्यक नहीं है। एक्स अक्ष को जितना बार काटता है वही शून्यक होता है, वाई को कितना बार काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स अक्ष को काटना चाहिए। ये वाई अक्ष को एक बार काट रहा है लेकिन एक्स को नहीं काट रहा है, इसलिए इसके यहाँ शून्यकों की संख्या क्या है, 0। ये देखो, ये ग्राफ वाई अक्ष को काट रहा है, लेकिन एक्स अक्ष जो है हमारा, ये जो एक्स अक्ष है, इसको एक बार भी टच नहीं कर रहा, काट ही नहीं रहा, तो इसमें भी शून्यक क्या हो गया, भले द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, ये तो हमें पता है, लेकिन शून्यक एक भी इस ग्राफ में नहीं बना है। ठीक है, ये वाला आ जाओ, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि यू आकार का है। ठीक है, परवलय है तो द्विघात बहुपद तो है, लेकिन शून्यक कितना बार है, देखो एक्स अक्ष को कितना बार काटता है, एक बार यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसका इसमें शून्यक कितना है, 1 है। ठीक है, इधर आ जाओ, इस ग्राफ को देखो, इसको ना देखो, y को तो बहुत बार टच किया है, लेकिन यहाँ जो x को सिर्फ एक ही बार यहाँ पे टच किया है ना, तो यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये ग्राफ चूँकि उल्टा पुल्टा है, और सरल रेखा होता है एक घात वाले का, द्विघात बहुपद का परवलय होता है, तो ये ना एक घात वाला है ना दो घात वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये कौन सा ग्राफ है किस बहुपद का, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ठीक है, नहीं बता सकते बच्चों, क्योंकि इसका ग्राफ कोई फिक्स आकृति नहीं होती है उसके ऊपर वाले का। ठीक है, लेकिन ये एक्स अक्ष को एक बार टच कर रहा है, और एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा वही शून्यकों की संख्या होती है, तो यहाँ शून्य कितना है, 1 है। अब देखो, ये y को एक बार काट रहा है और x को एक बार काट रहा है, तो y को कितना बार करें हमको उससे क्या मतलब है, x को एक बार काट रहा है, इसलिए इसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। इसमें शून्य कितना है, 1। अगर परीक्षा में इस तरह का एक ग्राफ दे दे और ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि इसमें कितना शून्य है, तो आपको क्या बोलना है, 1। ठीक है, इसमें आ जाओ, देखो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटा, 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 तो इस तरह से 1 2 3 4 5, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो गई, 5 शून्य अगर पूछेगा। ठीक है, ये देखो सरल रेखा है, सरल रेखा किसका ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा, इसलिए हम ना एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और देखो ये एक्स अक्ष को भी यहाँ पे एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है, तो एक बार तो गुजरा है ना, एक्स अक्ष को कितना बार काटा, एक बार काटा, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना है, 1 है। तो फिगर से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखोगे। चौथा और लास्ट बहुपद हमारा जो है वो त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो घात 3 वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। देखो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ देखो कुछ नहीं तो x पावर 0 है, यहाँ x पावर क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 3 है, तो सबसे बड़ा 0 1 और 3 में सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो x पावर क्या है, 0 है, और यहाँ x पावर 1 लिख सकते हो।
0, 1, 2 और 3, सबसे बड़ा घात क्या है 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस तरह से ये हमने उदाहरण लिया। ठीक है, अब व्यापक रूप तो आपको मैंने सिखाया। अगर मान लो कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, हमको चतुर्घात बहुपद का व्यापक रूप पूछ देगा तो हम ए से शुरुआत करेंगे और एक्स पावर चतुर्घात पूछ रहा है 4 लिखेंगे। ठीक है, और बी लिखेंगे एक्स पावर 3 लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे ए बी सी और एक्स पावर 1 घटा देंगे ना 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी एक्स पावर क्या करेंगे 2 से 1 घटा लेंगे 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ई एक्स पावर क्या लिख लेंगे 1 से घटा के 0 लिख देंगे। ठीक, इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो हमको त्रिघात बोल रहा है ए इंटू एक्स पावर 3, फिर बी इंटू एक्स पावर 1 घटा देंगे तो 3 में से घट गया 2, सी एक्स पावर 1, डी एक्स पावर 0। 0 हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बच्चों अगर घात त्रिघात है तो शून्य कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, और अधिकतम पद की संख्या कितनी होगी, हमेशा पद की संख्या अधिकतम पदों की संख्या क्या होती है 1 ज़्यादा। ठीक है, पावर से 1 ज़्यादा। तो इसका घात 3 है तो अधिक से अधिक कितना पद हो सकता है इसमें 4। देखो ना, एगो ये पद, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद, एक वाला, तो कुल पद कितने हैं 4 हैं। तो अधिकतम पद 4 हो सकता है। लेकिन अगर एक्स पावर 3 लिख दें तो ये भी त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पे कितना सिर्फ एक ही पद है। तो कम से कम एक पद होता है हर बहुपद के पास, और अधिकतम कितना हो सकता है उसके पावर से 1 ज़्यादा। ठीक है, ये हाँ, ग्राफ मैंने सबका ग्राफ बताया, द्विघात बहुपद का ग्राफ बताया था तो उसका परवलय हो रहा था, लेकिन त्रिघात बहुपद का ग्राफ अनिश्चित है। ठीक है, ये हो गया। अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसका जो है जिस तरह हमने द्विघात बहुपद का सूत्र निकाला था उसी तरह त्रिघात बहुपद का भी हमने सूत्र निकाला है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार अगर प्रोसेस देखना है तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका है तो अभी हम जो इम्पोर्टेंट है उसी पे फोकस करेंगे। बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस डी बाय ए। देखो द्विघात वाले में क्या था, द्विघात वाले में अल्फा प्लस बीटा यानी प्लस वाला में माइनस बी बाय ए ही वहाँ भी था, अल्फा इंटू बीटा में सी बाय ए वहाँ भी था। तो देखो यहाँ भी माइनस बी बाय ए है, यहाँ भी माइनस बी बाय है, यहाँ भी सी बाय ए है, यहाँ भी सी बाय ए है। ठीक है, चलो देखो त्रिघात बहुपद में एक ना कितना शून्य होता है 3 शून्य होता है, 1, 2 और 3, और द्विघात में 1 और 2। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होते हैं। तो यहाँ भी शून्यकों का ना बीच बीच में प्लस है तो शून्यकों का योग माइनस बी बट्टे है, और द्विघात वाले में भी शून्यकों का योग माइनस बी बट्टे क्या है ए है। ठीक है, अब यहाँ गुना वाला है तो गुना में सी बट्टे क्या है ए है, यहाँ गुना वाले में सी बट्टे ए है। तो त्रिघात बहुपद पद वाले में एक पद बढ़ जाता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसमें होता है लास्ट वाले माइनस डी बट्टे। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा में गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया गया है पीला कलर में। ठीक है, अब अगर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए बोल दिया गया तो उसके लिए ये सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए ये सूत्र आता है। ठीक है, ये सूत्र का देख लेना। अब देखो परीक्षा में क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए फिर क्या करोगे गुणनखंड कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का क्या करो गुणनखंड करो। गुणनखंड करोगे कैसे गुणनखंड करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इसको लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्या 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ना माइनस है तो यहाँ से एक्स का मान हो जाएगा 1 आएगा 1 प्लस में, माइनस है तो प्लस में लेना है। ठीक है, इस तरह से तो क्या हो गया आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 12 का एक शून्यक माइनस 2 है तो के का मान निकालिए। तो शून्य का मतलब होता है बराबर में 0। ठीक है, तो शून्य का मतलब है बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस क्या है 42 है, तो इसका मतलब हो गया कि p शून्य दिया हुआ ना ये शून्य, तो p माइनस 2 का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि आप इसमें p माइनस 2 का मान निकालो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 रखना है। ठीक है, k इंटू माइनस 2 और प्लस ये माइनस 42 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हो गया ये माइनस ये प्लस में 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4 अब माइनस माइनस प्लस 2k, और ये माइनस में कितना 42 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ से
इसको देखो, तो ये जो है आपका क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये 2k है, जैसे है तो उसको लिख लो 2k। 4 में से कितना जाएगा -42, तो बच जाएगा कितना आपका, ठीक है, ये वो बच जाएगा -38, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से 2k का मान निकालोगे, ठीक है, तो 38 को उधर ले जाओ, नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से काट दो, ठीक है, तो 19 आएगा, 19 दूना, ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 19 होगा। ठीक है, आगे कहता है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 का ना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का निकालना, अल्फा इंटू बीटा का निकालना है, फिर उसको घटा देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b का मान क्या है 4 है, तो ये हो गया सूत्र से माइनस, और b का मान 4 है तो 4 लिख लो, और a का मान क्या है 4 है तो 4 लिख लो, तो ये कट के हो गया -1। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना है 1 है तो 1 लिख लो, और इसका मान क्या है 4 है तो 4 लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस मान को निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, आ गया है आपको -1 आ गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लो -1, और माइनस लिख लो, फिर इसका मान है 1/4, तो 1/4 लिख लो। ठीक है, इस तरह से करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये -5 क्या आ जाएगा 4, तो आपका आंसर क्या है डी। ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे। ठीक, अब इसमें पूछा ये क्वेश्चन है आपका त्रिघात बहुपद है, इसमें पूछा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या अभी बताया -d/a। ठीक है, तो d मतलब अचर पद, तो माइनस फार्मूला से है, और d का मान क्या है -1 है, और a का मान क्या है यहाँ इसके तुम कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1 हो गया, तो माइनस प्लस हो गया बटा में 1, तो इसका कोई महत्व है नहीं, ये 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो b यहाँ x वाला पद है ही नहीं, है ना, आप जानते होता है ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का, तो इसमें x वाला पद होना चाहिए, यहाँ x वाला पद है ही नहीं, बस संख्या है, इसका मतलब b है ही नहीं, b का मान क्या है 0 है, b नहीं है, x वाला पद नहीं है तो b का मान 0 है, और x के इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, और x² के इंटू वाला ही a कहलाता है, तो यहाँ 1 हो गया, 0 के बट्टा में कुछ भी लिखो आंसर क्या आएगा 0, इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपने समझा होगा कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लेना, आपको कैसे कुछ फार्मूला जो है काफ़ी हमने यहाँ पे बताया, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपसे डाउनलोड कर लेना और देख लेना एक बार, और अच्छे से ठीक है एग्ज़ाम दे के आना। और आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, कल जो है एक दिन आपके पास टाइम है, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है मैं कल चाहूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है मैं करवा लूँ, आपको एक बार देख के जाना सब वीडियो को, क्लास को, और मैं कल आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा, और 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन आएगा, और कौन कौन सा आने का पूरा ज़्यादा चांस है, तो उसको एक बार जाके आप क्या करोगे, रिवीजन मार के जाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।